आप सभी का एडवर्बर पर स्वागत है। मैं चेतन सिंह, कक्षा 9 के विज्ञान में आज हम लोग अगले अध्याय को पढ़ेंगे। हम लोगों ने पदार्थ के बारे में पढ़ा है, हमारे आसपास जो पदार्थ हैं इनके बारे में पढ़ा है। आज हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय है हमारा अध्याय 3, परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो परमाणु और अणु, इसके बारे में हम आज जानेंगे। ये जान लीजिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जैसे आपको छत पे चढ़ना हो और जो सबसे नीचे की सीढ़ी हो उसको हटा दिया जाए, नीचे की 2-3 सीढ़ियों को हटा दीजिए आप, तो छत पे आप आसानी से नहीं जा सकते। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको आगे पढ़ना है 10 में, 11 में, 12 में, आगे आप बीएससी एमएससी ये सब करेंगे। समझ लीजिए उसका ये बेस है, उसकी ये नींव है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स इसमें फंडामेंटल्स ये क्लियर किए जाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टेड भी होता है ये। और बिना इसके गणित में जिस तरह से बिना अंक के आप नहीं पढ़ सकते, बिना पहाड़ा के आप गुणा नहीं कर सकते, तो बिल्कुल उसी तरह से केमिस्ट्री का ये चैप्टर आपके लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। तो इसमें हम परमाणु और अणु ये जानेंगे। परमाणु और अणु जानने से पहले हम ये जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि पदार्थ या द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, भार होता है, जिसको हम छू करके जान सकते हैं। ये सारे क्या होते हैं, मतलब मुख्य रूप से वो कि वो स्थान घेरता है, उसमें भार होता है, वो द्रव्य है। तो द्रव्य के बारे में हम अपने अगल बगल बहुत से, दूध हुआ, गिलास हुआ, पुस्तक हुआ, आपका मार्कर हुआ, बोर्ड हुआ, कैमरा हुआ, ये सारे चीज़, वायु हुआ, ये सब कुछ आपका द्रव्य है। अब द्रव्य के बारे में तमाम विचार थे कि ये जो द्रव्य है, जैसे मान लीजिए कि एक ये पदार्थ है, पदार्थ हो गया आपका, द्रव्य हुआ। अब इसे आप छोटे से छोटे टुकड़े में करते जाइए। अब छोटा से छोटा ये टुकड़ा हो गया आपका, ये छोटा टुकड़ा हुआ। अब इससे भी आप और छोटा टुकड़ा कर दीजिए, ये आपके और छोटे टुकड़े हो गए। अब ऐसे ही आप छोटे टुकड़े करते जाइए। अब कभी आपको एक ऐसा टुकड़ा मिल जाएगा कि उससे छोटा आप टुकड़ा नहीं बना सकते। तो सबसे पहले ये महर्षि कणाद ने बताया था। महर्षि कणाद ने बताया कि द्रव्य को हम छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, और एक ऐसा समय आएगा कि हम द्रव्य को अब छोटा नहीं कर सकते। तो ये भारतीय वैज्ञानिक थे महर्षि कणाद। इन्हीं के नाम पर समझ लीजिए हम कण भी कहते हैं, है ना। पदार्थों को हम, जो उसके छोटा से छोटा पार्टिकल्स होता है, जो बहुत छोटा से छोटा पार्टिकल होगा, उसको हम कण कह देते हैं। तो महर्षि कणाद ने इसको, इस कण को, ये जो आपका पार्टिकल हुआ, इसको परमाणु कहा। मतलब परमाणु जो है ये द्रव्य का एक अविभाज्य कण होगा, इससे छोटा और हम नहीं कर सकते। डाल्टन एक हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इसको परमाणु ना कह के इसका नाम दिया एटम। और एटम का अर्थ क्या होता है? अविभाजित, इनडिविजिबल। मतलब हम इससे छोटे और कण को तोड़ नहीं सकते, और छोटे छोटे पार्ट में इसको, जिस तरह से हम इसको लाए और छोटा किए और छोटा किए, तो कोई एक ऐसा कण हो जाएगा जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। अविभाजित वो होता है, इनडिविजिबल होता है, उसको डाल्टन ने एटम नाम दिया। और एटम का मतलब भी होता है, इसीलिए उसको नाम इन्होंने एटम दिया। एटम का मतलब हुआ अविभाजित, इनडिविजिबल। भारतीय वैज्ञानिक पाकुधा कात्यायान, इन्होंने इसे सूक्ष्म कण का नाम दिया। और इन्होंने बताया कि ये जो सूक्ष्म कण होते हैं, इन सूक्ष्म कणों से सामान्यतः संयुक्त अवस्था में ये पाए जाते हैं, ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। मतलब ये संयुक्त अवस्था में पाए जाएंगे, और जो संयुक्त अवस्था में ये मिल करके बनाते हैं तो ये पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब यूँ इन्होंने कहा कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेंगे, और ये क्या करेंगे, ऐसे मिल करके
ऐसे मिल करके और ये क्या बनाएंगे, ये पदार्थ बनाएंगे। तो किसी ने इसका व्याख्या यहाँ से इधर कहा कि हम इसको तोड़ करके जो सबसे सूक्ष्मतम कण प्राप्त करेंगे वो आपका परमाणु हुआ, एटम हुआ। तो पाकुदा कात्यायन ने बताया कि ये स्वतंत्र अवस्था में जो सूक्ष्म कण होगा वो नहीं रह सकता है और सामान्यतः ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और इस तरह से ये पदार्थ के विभिन्न रूपों को प्रदान करते हैं, ये विभिन्न रूप को प्रदान करेंगे। हमारे ग्रीक के कुछ वैज्ञानिक थे, ग्रीक के वैज्ञानिक हैं डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। इन्होंने बताया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, मतलब जो वही महर्षि कणाद ने बताया था उसी तरह से इन्होंने भी बताया, लेकिन ये ग्रीक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, विभाजित करते जाएं, विभाजित करते जाएं, तो एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि अब हम उसको पुनः विभाजित नहीं कर सकते। ये अवस्था आपको मिल जाएगी कि अब हम इसको पुनः विभाजित नहीं कर सकते। तो इन दोनों वैज्ञानिक जो ग्रीक के थे, इन अविभाज्य कणों को इन्होंने भी परमाणु का नाम दिया, जिस तरह से महर्षि कणाद ने बताया था, जो भारतीय वैज्ञानिक थे। और इन्होंने बताया कि ये जो परमाणु हैं ये सूक्ष्मतम और संयुक्त रूप में जब रहते हैं तो ये अणु बनाते हैं। मतलब ये हुआ कि परमाणु, जब कई परमाणु मिलते हैं तो ये सूक्ष्मतम रूप में जो बनाते हैं वो अणु हुआ। तो ये तो समझ लीजिए कि इस चैप्टर का आपका इंट्रोडक्शन हुआ कि आपका परमाणु क्या है और अणु क्या है, कौन कौन से वैज्ञानिक जो है अपना क्या क्या विचार प्रस्तुत किया। समझ लीजिए वो दार्शनिक थे, अपने दर्शन में उन्होंने क्या क्या इसको व्याख्या किया। अब इस चैप्टर में हम अणु और परमाणु के बारे में और भी जानेंगे, लेकिन अभी हमको जानना है रासायनिक संयोग के नियम। अभी सबसे पहले हम इसमें जानेंगे रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन मतलब रासायनिक संयोग के नियम। जो भी पदार्थ हैं वो जब आपस में मिलते हैं तो कुछ क्रिया करते हैं। ये जो क्रिया करते हैं तो इसको हम रासायनिक क्रिया कहते हैं। इस रासायनिक क्रिया के कुछ अपने नियम हैं। इस नियम को एंटोनी एल लेवाशिए ने दो नियम इसमें मुख्य रूप से दिए। ये जो दो नियम हैं वो एंटोनी एल लेवाशिए के द्वारा प्रदान किए गए हैं। आइए सबसे पहले ये जानें कि रासायनिक संयोग का नियम ये होता क्या है, इसको कहते क्या है। रासायनिक अभिक्रिया कुछ नियम पर आधारित होती है जिन्हें हम रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। मतलब जब हम पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो यदि उनके बीच पारस्परिक क्रिया होती है तो जो पारस्परिक क्रिया होती है वो कुछ नियमों पर आधारित होती है। जो उनके बीच पारस्परिक क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है, एक नया प्रोडक्ट, नया उत्पाद बनाता है, तो ये कुछ नियमों पर आधारित होती है। जिस नियम पर ये आधारित होती है उसी नियम को हम कहते हैं रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम में आपको दो ही रासायनिक संयोग के नियम पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ हम आपको 5 जो रासायनिक संयोग के नियम होते हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। आगे की 11वीं की क्लास में आप फिर पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला नियम है आपका द्रव्य संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। दूसरा है हमारा स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। तीसरा है आपका, इन्हीं दोनों को हम लोग पढ़ेंगे और ये इधर के 3 को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ये 3 अभी आप 11वीं आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तीसरा क्या है आपका गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और चौथा है आपका तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और पांचवा है आपका गैलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, गैलुसाक लॉ ऑफ गैसेस बालू। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस पहले नियम पर विचार करते हैं। पहले नियम को जानते हैं, क्या है? द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम।
द्रव्यमान संरक्षण, संरक्षण का मतलब हुआ संरक्षित होना, मतलब वो पहले जितना था उतना बाद में भी हो, इसको हम कहते हैं संरक्षण। और आगे भी लिखा हुआ है द्रव्य की अविनाशिता का नियम, अविनाश मतलब नाश ना हो, वो खत्म ना हो। तो द्रव्य का जो द्रव्यमान है, द्रव्य का मुख्य गुण ही द्रव्यमान है, वो अविनाश ना हो, नाश ना हो, उसका वो खत्म ना हो, मतलब उसका जरा भी कुछ छीड़ ना हो, ये जो नियम आधारित है, ये इसको हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य की अविनाशिता का नियम ये M.V. लोमोनोसोव, ये रशियन वैज्ञानिक थे, 1756 ईस्वी में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। 1756 ईस्वी में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। और एंटोनी एल लेवासिए और लैंडोल्ट, ये इन्होंने प्रायोगिक पुष्टि की थी, एक्सपेरिमेंट द्वारा इन्होंने बताया कि हाँ द्रव्य की अविनाशिता का नियम, ये देखिए इस एक्सपेरिमेंट द्वारा हम सिद्ध करके बताते हैं कि द्रव्य की अविनाशिता का ये नियम सही है जो इन्होंने बताया था। अब द्रव्य की अविनाशिता का नियम है क्या? द्रव्य अविनाशी है, द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अतः किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों का कुल द्रव्यमान समान होता है। तो क्या इसमें बताया गया कि द्रव्य जो है ये अविनाशी है, द्रव्य ये ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम कहते हैं अभिकारक। जो भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम कहते हैं अभिकारक। जैसे यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया दी गई है, ये बाएं तरफ जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है ये अभिकारक है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। और जब अभिक्रिया पूर्ण होकर के जो नया पदार्थ बनता है इसको हम कहते हैं उत्पाद। उत्पाद का मतलब अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। तो ये आपका नियम था कि द्रव्य अविनाशी है, द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों का कुल द्रव्यमान ये समान होता है। मतलब अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान। अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, अभिकारक का द्रव्यमान और ये बराबर उत्पाद का द्रव्यमान। अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान ये समान होता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट आपका संगमरमर खड़िया, इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। यदि हम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं और इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हमको कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 44 ग्राम प्राप्त होता है। तो 100 ग्राम अभिक्रिया में भाग लेने वाला ये कैल्शियम कार्बोनेट है। तो अभिकारक आपका कितना हो गया? 100 ग्राम। और जो उत्पाद आपके जो नए पदार्थ बने, उत्पाद क्या क्या बना आपका? कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आप चूना कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनके द्रव्यमान आपके 56 हो गए और 44 हो गया। इसका मतलब 56 और 44 अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना हो गया हमारा? ये 5 4 9 1 10 कितना ग्राम हो गया? 100 ग्राम। और हमारा अभिकारक कितना था? अभिकारक भी 100 ग्राम था। तो अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान ये दोनों समान हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये द्रव्य अविनाशिता के नियम का पालन करता है। अब द्रव्य अविनाशिता के नियम को पुष्ट करने के लिए रासायनिक प्रयोग किस तरह से किए गए और उस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से हम करके अपने लेबोरेटरी में देख सकते हैं, अपने लैब में हम देख सकते हैं, इसको आइए यहाँ देखते हैं। प्रयोग द्वारा सिद्ध करना कि रासायनिक अभिक्रिया में
द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होगा उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे उसके मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको एक एक्सपेरिमेंट द्वारा दिखाया गया है। तो एक्सपेरिमेंट जो भी कोई करते हैं हम, उसमें सबसे पहले हमें एपरेटस की आवश्यकता होती है और एक्सपेरिमेंट लिखने का भी ये तरीका है। सबसे ऊपर जो है हम अपना एक्सपेरिमेंट उद्देश्य लिखेंगे और उसके बाद क्या एपरेटस हम यूज़ कर रहे हैं एपरेटस लिखेंगे। तो यहाँ जो एपरेटस हमें यूज़ करना है वो क्या है, एक कोनिकल फ्लास्क, इसको हम शंक्वाकार फ्लास्क भी कहते हैं। एक छोटी सी इग्निशन ट्यूब, छोटी ज्वलन नली, और इसको लटकाने के लिए एक तार, एक कार्क की हमको आवश्यकता है, और बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और पानी, इसकी हमको आवश्यकता है। ये आवश्यक उपकरण हो गए। अब हम इस एपरेटस को किस तरह से सजाते हैं ये देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन बना लेते हैं और बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को इस छोटी सी इग्निशन ट्यूब में रख देते हैं। इस इग्निशन ट्यूब को इस कोनिकल फ्लास्क से एक तार द्वारा इस तरह से लटका देते हैं कि इसमें से बिना हमारे चाहे बेरियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है ये गिरने ना पाए, क्योंकि जो कोनिकल फ्लास्क है, इस कोनिकल फ्लास्क में सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन, जलीय विलयन, जल में इसको घोल करके इसका जलीय विलयन बना लेते हैं और सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन इसमें लेते हैं और इसको एक कार्क से बंद कर देते हैं। अब इस फ्लास्क के अंदर आपका क्या क्या है, आपका बेरियम क्लोराइड जो इग्निशन ट्यूब में है और कोनिकल फ्लास्क में आपका सोडियम सल्फेट है। अब इस पूरे एपरेटस को हम क्या करते हैं, केमिकल वैलेंस में तौल लेते हैं। जो एपरेटस का नाम था उसमें केमिकल वैलेंस हमने छोड़ दिया था। केमिकल वैलेंस, इसको हम तौलते हैं, मतलब मेज़र करते हैं। तो अब हम जब मेज़र कर रहे हैं तो चलिए देखिए, इसमें अभिकारक के रूप में आपका बेरियम क्लोराइड जो इग्निशन ट्यूब में लिया गया है और सोडियम सल्फेट जो का जो जलीय विलयन जो कि आपका कोनिकल फ्लास्क में लिया गया है और कार्क से हमने बंद कर दिया कि अन्य कोई भी प्रोडक्ट इसका बाहर नहीं जा पाएगा। अब क्या करते हैं, अब हम कोनिकल फ्लास्क को टेढ़ा करके इस जो इग्निशन ट्यूब में आपका बेरियम क्लोराइड है इसको इसमें गिराते हैं। तो पूरा का पूरा इसमें गिरा देते हैं। जितना हमने बेरियम क्लोराइड लिया है ये पूरा का पूरा सोडियम सल्फेट के विलयन में गिरा। और जब सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन होता है तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद रंग का अवक्षेप बन जाता है। अवक्षेप इस पर जो है तैरता हुआ नजर आता है, सफ़ेद सफ़ेद दही जैसा, और सोडियम क्लोराइड ये प्राप्त होता है। इसका मतलब ये अभिकारक जो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के रूप में थे, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के रूप में थे, अब अभिक्रिया के बाद उत्पाद बना लिए। क्या क्या बनाए, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब जब बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया, मतलब अवक्षेप यहाँ तैरता हुआ नजर आने लगा, तो अब हम क्या करें, अब फिर इस एपरेटस को केमिकल बैलेंस में फिर तौलते हैं। तो जब हम केमिकल बैलेंस में तौलते हैं तो अब तो हमारा अभिकारक रहा नहीं, अब तो हमारा अभिक्रिया के बाद नया पदार्थ बन गया, उत्पाद बन गया, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। अब जब ये नया पदार्थ बन गया तब भी जब हम तौलते हैं तब देखते हैं कि जितना अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान था उतना ही इस पूरे कोनिकल फ्लास्क का और जो रिएक्शन हुआ अभिकारक उत्पाद का पूरा द्रव्यमान वही है। तो इससे ये पुष्ट होता है कि अभिक्रिया के पहले पदार्थ का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद बने उत्पाद का द्रव्यमान ये क्या है, दोनों बराबर है। और इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट द्वारा हम ये सिद्ध करते हैं कि द्रव्य का संरक्षण नियम या द्रव्य की अविनाशिता के नियम की हम पुष्टि करते हैं। लेवाशियर और लैंडोल्ट ने किया था। तो लैंडोल्ट का एक एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे कि ये लैंडोल्ट ने किस एक्सपेरिमेंट द्वारा द्रव्य की अविनाशिता नियम की पुष्टि की थी। आइए इसको समझने के लिए ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए अपना एपरेटस लिया था।
इन्होंने जो apparatus लिया वो कांच की एक H नली की इस तरह से ट्यूब थी कि इसमें भी हम कोई पदार्थ ले लें, इसमें भी कोई पदार्थ ले लें, और इनको मिलाने के लिए यहाँ एक नली जुड़ी हुई थी H आकार का, ये आपको दिख रहा है। एक में इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट का विलेन लिया AgNO3 और दूसरे में इन्होंने सोडियम क्लोराइड का विलेन लिया NaCl, और क्या किया, इसको इन्होंने इससे दोनों को मिला दिया, इस तरह से दोनों को मिला दिया। तो मिलने के बाद ये सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद रंग का अवक्षेप बना है, जिसको हम रिएक्शन के रूप में यहाँ लिख सकते हैं कि AgNO3 और NaCl, ये आपका सिल्वर नाइट्रेट और ये सोडियम क्लोराइड। अब इसको जब मिला दिया गया तो आपका बना सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और सिल्वर क्लोराइड AgCl का सफ़ेद रंग का अवक्षेप, ये आपका उत्पाद हुआ और ये आपका अभिकारक हुआ। तो मिलाने से पहले इस एपरेटस को पूरा हम तौल लेते हैं और इनको आपस में मिलाने के बाद जब आपका सफ़ेद रंग का अवक्षेप बन जाता है तब तौल लेते हैं। तो ये देखा गया कि दोनों के जो द्रव्यमान थे, अभिक्रिया के पहले द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान, ये दोनों समान थे, और इस तरह से लैंडोल्ट ने द्रव्य अविनाशिता नियम की अपने इस प्रयोग द्वारा पुष्टि की। ये लैंडोल्ट का एक्सपेरिमेंट कहलाता है। अब दूसरा नियम हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा नियम हमारा है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। इस नियम को J.S. प्राउस्ट ने 1799 ईस्वी में दिया था। इन्होंने क्या बताया कि कोई भी यौगिक, ये शुद्ध यौगिकों पर लागू है, तो कोई भी यौगिक अगर है तो उसमें दो तत्व ये आपस में एक रासायनिक संयोग के द्वारा वो यौगिक बनाए होंगे। उन यौगिकों में उन तत्वों का जो भारात्मक अनुपात होता है वो निश्चित होता है, चाहे जिस विधि से उसको बनाया गया हो। चाहे पानी आप शुद्ध पानी है आपका, चाहे नल से निकाल करके आप ले रहे हैं, या इंजेक्शन लगाने वाला आपका डिस्टिल्ड वाटर है, या बैटरी में डालने वाला आपका डिस्टिल्ड वाटर है, या आप आरओ का पानी पी रहे हैं, सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O होता है पानी का सूत्र। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, ये तत्व हैं, इन तत्वों का जो अनुपात है ये बिल्कुल निश्चित है। चाहे हम कुआं का पानी पिए, चाहे समुद्र का पानी लें, चाहे नल का पानी लें, लेकिन अगर हम उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखेंगे तो ये सदैव निश्चित होता है। इसी निश्चित होने को ही J.L. प्राउस्ट ने दिया था, और इस तरह से ये बताया गया कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया से जो बनाया गया पदार्थ होगा, यौगिक होगा, उसमें द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होंगे। तो प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, चाहे वह किसी भी विधि से बनाया गया हो या प्राप्त किया गया हो, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ हम कुछ दे रहे हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आपका H2O, आपका पानी है H2O, हाइड्रोजन का परमाणु भार 2 होता है। आगे आप परमाणु भार और अणुभार सीखेंगे, अभी यहाँ हम सिर्फ आपको इतना बता देते हैं। इसका परमाणु भार 1 होता है 2 से आपका गुणा, और अनुपाते ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये 2:16, इसका सरलतम रूप हमारा हो गया 1:8, 2×8=16। तो इस तरह से हमने देखा H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो कितना हो गया 1:8। ऐसे अमोनिया, ये NH3 है आपका, अमोनिया है, तो नाइट्रोजन का होता है 14, और हाइड्रोजन का आपने देखा 1, तो हाइड्रोजन के 3 हैं। तो NH3 में नाइट्रोजन का आपका 3, और ये हो गया नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3×1, इसका मतलब 14:3 के अनुपात में नाइट्रोजन का द्रव्यमान और हाइड्रोजन का द्रव्यमान होगा। और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेते हैं, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो CO2 आपका 12 हो गया और ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो 16×2 हो गया। तो
4 चौका 16 और 4 तियाँ 12, आपका 3:4 दूना 8। तो 3:8 का अनुपात होगा किसका किसका? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के द्रव्यमान का और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का। बस ये हमने आपको जो है सबसे पहले बताया कि ये नियम केवल शुद्ध यौगिकों पर लागू है। यदि इसमें अन्य अशुद्धियां हैं तो उन अशुद्धियों के लिए ये लागू नहीं होगा। इस दोनों नियम पर आधारित कुछ हम लोग यहाँ आंकिक प्रश्न करेंगे। ये आंकिक प्रश्न आइए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट तथा 6 ग्राम एथेनोइक अम्ल ये अभिक्रित होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोएट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाएं कि परीक्षण के अनुरूप है, मतलब ये किस परीक्षण के अनुरूप है, जो हमने दोनों नियम पढ़ा उसमें किस नियम के अनुरूप ये है। तो आइए देखते हैं इसमें अभिक्रिया में भाग कौन कौन से लिए। देखिए अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, तो लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान। सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान आपका कितना है? सोडियम कार्बोनेट है हमारा 5.3 ग्राम और इसमें 6 ग्राम एथेनोइक अम्ल है। तो एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान ये कितना हो गया? 6 ग्राम। यही अभिक्रिया करते हैं, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं। तो अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक का कुल द्रव्यमान, अभिकारक का कुल द्रव्यमान का मतलब सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान 5.3 और एथेनोइक अम्ल से ये अभिक्रिया करता है, 6 ग्राम इसमें और जुड़ गया। तो ये कुल कितना हो गया? 11.3 ग्राम ये अभिकारक का द्रव्यमान हुआ। अब बना क्या हमारा? 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान, कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान हो गया 2.2 ग्राम। अब 8.2 ग्राम सोडियम एथेनेट, सोडियम एथेनोएट, सोडियम एथेनोएट का द्रव्यमान 8.2 ग्राम है। ये 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोएट बना और 0.9 ग्राम जल बना। जल का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 0.9। ये इतना ग्राम आपका जल बना। ये इतने सब उत्पाद हुए, है ना। अब उत्पाद का हम कुल द्रव्यमान निकाल लेते हैं। उत्पाद का कुल द्रव्यमान, तो उत्पाद का कुल द्रव्यमान आपका कितना हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान 2.2 ग्राम, एथेनोएट सोडियम एथेनोएट का द्रव्यमान 8.2 ग्राम और आपका जो पानी बना वो 0.9 ग्राम। ये कुल आपका कितना हो गया? 9 2 11 और 13 3 8 1 9 और 2 11, आपका हो गया 11.3 ग्राम। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर है। यहाँ हम लिखेंगे अतः अभिकारक का कुल द्रव्यमान ये बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान।
इसलिए ये किस नियम की पुष्टि कर रहा है? द्रव्य अविनाशिता के नियम की पुष्टि करता है। द्रव्य अविनाशिता के नियम की पुष्टि करता है। ये द्रव्य अविनाशिता नियम की पुष्टि करता है। तो ये आपका पहला सवाल हो गया। अब आइए दूसरा सवाल इसका देखते हैं। दूसरा सवाल है 0.585 ग्राम सोडियम क्लोराइड से कितने ग्राम सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया करे कि 0.85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट तथा 1.435 ग्राम सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हो सके। तो आइए इसको देखते हैं दूसरा वाला। दूसरे में हम ये देखते हैं क्या क्या अभिक्रिया कर रहा है सोडियम क्लोराइड। ये देखिए सोडियम क्लोराइड हो गया आपका, और सिल्वर नाइट्रेट। अभी हम लोगों ने ये रिएक्शन भी पढ़ा था, आगे आप लोग डिटेल इसको पढ़ेंगे। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं, NaNO3 बना रहा है, और सिल्वर क्लोराइड बना रहा है, AgCl बना रहा है। ऐसे रिएक्शन लिख लीजिए, या भी अगर आप रिएक्शन नहीं लिख सकते हैं तो नाम सहित लिख दीजिए। अब इसमें देखते हैं कि 0.585 ग्राम सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड है आपका 0.585 इतना ग्राम है। अब आपका सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कर रहा है, कितने ग्राम सिल्वर नाइट्रेट? 0.85 इतने ग्राम सिल्वर नाइट्रेट से ये क्रिया कर रहा है। बना क्या रहा है? नहीं, कितने ग्राम सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करे, तो ये आपको ज्ञात करना है। मान लेते हैं x ग्राम सिल्वर नाइट्रेट से ये क्रिया कर रहा है, x ग्राम। सोडियम नाइट्रेट ये इतने ग्राम 0.85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट ये प्राप्त होता है। 0.85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। 1.435 इतने ग्राम ये सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? कितने ग्राम हमको सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया में मिलाना होगा। तो द्रव्य अविनाशिता के नियम से, द्रव्य अविनाशिता के नियम से, ये नियम क्या कह रहा है? अभिकारक का कुल द्रव्यमान, अभिकारक का कुल द्रव्यमान, और ये बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान, उत्पाद का कुल द्रव्यमान। अब अभिकारक आपका ये दोनों हैं, तो आपका हो गया 0.585 और प्लस x, और ये बराबर क्या हो? उत्पाद आपका हुआ 0.85 और प्लस 1.435। अब इसी को हम सरल कर लेते हैं। 0.585 और प्लस x, और ये दोनों आप जोड़ लीजिए, तो आपका ये 5 हो गया, और 3 और 5 8 हो गया, 8 4 12 2, 1 हो गया, 1 और 1 2, और x बराबर आपका क्या हो गया? 2.285 और माइनस 0.585। तो आप देखिए 5 माइनस 5 आपका 0, 8 माइनस 8 आपका 0 हो गया, 12 में से 5 निकला तो 7 हो गया, और 1 यहाँ बचा, तो आपका कितना हो गया? 1.7 ग्राम। तो हमें कितने सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया में आवश्यकता है? तो आवश्यक सिल्वर नाइट्रेट
सिल्वर नाइट्रेट, आवश्यक सिल्वर नाइट्रेट हमको कितनी चाहिए? 1.7 ग्राम। आइए तीसरा देखते हैं। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? तो तीसरा ये देखें, तीसरे का सलूशन देखिए, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग के लिए 1:8 का अनुपात चाहिए। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन संयोग करता है ये बराबर 8 ग्राम किससे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से। अब आप देखिए 3 ग्राम हाइड्रोजन, कितने? 3 ग्राम हाइड्रोजन ये संयोग करेगा कितने से? तो 3 गुणे 8 मतलब 24 ग्राम ऑक्सीजन से। बस यही इतना हम लोगों को निकालना था इसमें कि कितने ग्राम ऑक्सीजन गैस की द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो 24 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। इस पर आपका ये चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे का सलूशन, चौथे का ये है कि 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरान युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा पाया गया कि 0.096 ग्राम बोरान और 0.144 ग्राम ये ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। अब देखिए, जो यौगिक है उसमें 0.24 ग्राम ऑक्सीजन है, बोरान युक्त एक यौगिक है, और विश्लेषण में पाया गया कि 0.096 ग्राम बोरान और 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। तो बोरान का प्रतिशत मान, बोरान का प्रतिशत मान, ये प्रतिशत मान कितना हुआ? आपका बोरान की मात्रा और बटा ये जो आपका यौगिक है, यौगिक का द्रव्यमान और गुणे 100, ये हम कर दें। अब बोरान की मात्रा कितनी है? 0.096 और बाई यौगिक आपका कितना है? 0.24 और इनटू हो गया हमारा 100। देखिए यहाँ एक ज़ीरो बढ़ा लेते हैं, ये आपका दशमलव दोनों हट गया, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, और 4 चौका 16 और 4 दूना 8, ये आपका 4 हो गया। तो ये कितना हो गया? 4 दहाई 40, ये 40% आपका बोरान हो गया। और दूसरा हमारा ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन का प्रतिशत मान निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का प्रतिशत मान, ऑक्सीजन का प्रतिशत मान बिल्कुल इसी तरह से ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की
मात्रा बटा यौगिक का द्रव्यमान, यौगिक का द्रव्यमान और गुणे 100। ऑक्सीजन का द्रव्यमान आपका कितना है 0.144 बाई ये आपका 0.24 और इनटू आपका हो गया 100। फिर एक ज़ीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, इन दोनों को हटा दिया जाए, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो आपका कैंसिल हो गया और 12 दूना 24 और 12 बराही में 144 और 2 छक 12 कितना हो गया 6 दाएम 60। आपका 60% क्या होगा ऑक्सीजन होगा। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पांचवा हमारा क्वेश्चन है इन दोनों नियमों पर आधारित। तो ये सब जो नियम हैं वो आपके गैलुसाक कह रहे हैं स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। गैलुसाक का नियम आप लोग 11 में पढ़ेंगे। तो आइए ये पांचवा देखते हैं। पांचवा है आपका एक प्रयोग में, इसमें 2 दिया गया है। ए वाला आपका दिया गया है कि 1.75 ग्राम कॉपर, ये 2.19 ग्राम कॉपर ऑक्साइड ये देती है। इसमें क्या करना है, इन आंकड़ों से निश्चित अनुपात के नियम की पुष्टि करनी है। तो आप देखिए कॉपर का द्रव्यमान, कॉपर का द्रव्यमान ये 1.75 और ये कितना ग्राम कॉपर ऑक्साइड देता है, तो कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान, कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान 2.19 हो गया, इतना ग्राम लिख दिया जाए। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसमें ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान लेते हैं। ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो किसी का जो ऑक्साइड होता है उसमें ऑक्सीजन और वो पदार्थ दोनों होते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्साइड दोनों हैं। तो क्या करते हैं, कॉपर ऑक्साइड के द्रव्यमान से कॉपर के द्रव्यमान को घटा देते हैं। कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान और माइनस कॉपर का द्रव्यमान, कॉपर का द्रव्यमान। अब आप देखिए कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान ये है आपका 2.19 ग्राम और आपका कॉपर का द्रव्यमान कितना है 1.75 ग्राम। कितना आ गया 9 - 5 4 हो गया, 11 11 में से 7 निकाल दीजिए 4 हो गया और 1 में से 1 निकाल दीजिए, तो ये 0.44 ग्राम। ये क्या आपका बचा, ये आपका हुआ ऑक्सीजन का द्रव्यमान। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि कॉपर और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना का अनुपात क्या होना चाहिए। इस आंकड़े में हम दोनों का अनुपात ले लें। तो कॉपर का द्रव्यमान और अनुपाते ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान। ये आप देखिए कॉपर का द्रव्यमान आपका 1.75 ग्राम है और अनुपाते हो गया आपका 0.44 ग्राम। तो अगर इसको हम सरल करना चाहें तो देखिए 1.75 और बटा 0.44 हो गया, दशमलव आप हटा दीजिए, आपका लगभग अगर 4 बार हम ले जाएं तो इसे 44 में अगर 4 का गुणा करें तो 4 चौका 16 और 4 चौका 16 1 17, लगभग 176 आ गया। अगर अनुपात में हम इसको लिखना चाहें तो लगभग इसको 4 गुना हम लिख सकते हैं।
मतलब ये वैल्यू आपकी हो गई 4:1 का अनुपात। एक सरल अनुपात में हम इसको लिख रहे हैं। तो पहला आपका कितना आया, एक सरल अनुपात में 4:1 के अनुपात में आया। तो ये आंकड़े जो है एक निश्चित अनुपात के नियम को पुष्ट कर रहे हैं। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला भी निकाल लेते हैं, ये बी वाला पार्ट में भी वही चीज़ है आपका 1.135 ग्राम कापर। तो कापर हो गया आपका 1.135 ग्राम और 1.430 ये कॉपर ऑक्साइड ये है, तो 1.430 ग्राम ये हो गया। अब ऑक्सीजन का यहाँ भी द्रव्यमान निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान है 1.430 और इसमें से 1.135 ये हम घटा देते हैं। तो कितना हो गया, 10 में से 5 निकाल दीजिए, आपका 5 हो गया और ये हो गया 2 तो 12 हो गया, 12 में से 3 निकालिए तो 9 3 12 और ये हो गया आपका 3 और 3 में से 1 निकाल दीजिए 2, तो 0.295 इतना ग्राम हो गया। अब कॉपर का द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात लेते हैं। तो कॉपर का द्रव्यमान आपका यहाँ दिया गया है 1.135 और यहाँ जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान आया वो कितना आया 0.295। तो अब आइए इसका भी देख लेते हैं कि ये लगभग कितना आ रहा है। ये हो गया आपका 1.135 और 0.295, दशमलव आप हटा दीजिए, लगभग 4 गुना इसका भी होना चाहिए, दोनों का अनुपात समान होना चाहिए। तो 295 में 4 का आप मल्टीप्लाई करिए, 4 × 5 = 20, 4 × 9 = 36, 37 38 8 3 और 4 × 2 = 8, 2 10 1 11। तो कितना होना चाहिए 1180, 1135 के करीब है। इसको लगभग हम 4 से कैंसिल कर सकते हैं और इस तरह से आपका अनुपात ये 4:1 का एक सरल अनुपात आएगा और ये एक निश्चित अनुपात के नियम की पुष्टि कर रहे हैं। तो ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस महत्वपूर्ण चैप्टर में आज हम लोगों ने रासायनिक संयोग के नियम इसमें पढ़ा और इसमें 2 नियम हमको पढ़ना था। पहला हमारा द्रव्य अविनाशिता का नियम और दूसरा सरल अनुपात का नियम। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे हम इस चैप्टर में अगली वीडियो में देंगे। धन्यवाद।